दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोग प्राइमरी सेशन में पढ़ के आए हो वो आ जाएंगे, है ना। आप लोग बोलोगे सर ग्रेविटेशन हमें पता है, न्यूटन बाबा के सिर पे एप्पल गिरा था और फिर उन्होंने ढूंढ लिया ग्रेविटेशन। डिस्कस करेंगे वो भी, बट आज हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशन एग्जैक्टली है क्या। तो आप लोग बोलोगे सर ग्रेविटेशन यार एकदम सिंपल है, बहुत इजी फंडा है, अर्थ हमें खींचे यानी ग्रेविटेशन। तो मैंने बोला ठीक है, अर्थ ने मुझे खींचा ग्रेविटेशन, यार अर्थ को तो कोई खींचेगा, तो सन खींचा यानी सन के पास ग्रेविटेशन। अर्थ ने मून को खींचा, मून ने भी अर्थ को खींचा यानी उसके पास भी ग्रेविटेशन, यानी अर्थ के पास ग्रेविटेशन, सन के पास ग्रेविटेशन। तो मैं फिर बोलूंगा सन तो स्टार है, यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार हैं। अगर सन के पास ग्रेविटेशन है इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में जितने स्टार हैं सबके पास होना चाहिए क्या, ग्रेविटेशन, है ना। और इस सोलर सिस्टम बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ, अरे अर्थ जैसा दूसरा भी तो है मार्स। तो अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशन है तो इसका मतलब मार्स के पास भी ग्रेविटेशन होगा। मार्स के पास है इसका मतलब वीनस के पास होगा, जुपिटर के पास होगा। यानी जितने प्लैनेट्स हैं, जितने मून हैं, जितने स्टार हैं, सबके पास ग्रेविटेशन है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशन है क्या, डेफिनेशन क्या है, कैसे याद करेंगे कि हाँ भाई ये ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन बहुत आसान है, ठीक है। any two objects attract to each other, मान लो ये सन है, मान लो ये अर्थ है, यानी ये दो ऑब्जेक्ट हुए और सन अर्थ को खींचेगा, अर्थ सन पे भी तो फोर्स लगा सकती है ना। any two objects attract to each other, यानी इस दोनों पे फोर्स लगेगा F। Any object attract to each other and this attraction force is called gravitation। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा है ग्रेविटेशन का, ठीक, क्लियर। बट न्यूटन वाली स्टोरी में आप लोगों को याद दिलाता हूं कि भाई जब वो एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटेशन पे रिसर्च चालू की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक बहुत, न्यूटन मतलब जो ग्रेविटेशन है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन का फोर्थ लॉ। सर थर्ड लॉ तो सुना था, ये फोर्थ लॉ कौन सा यार। फर्स्ट लॉ वो भी मोशन का, सेकंड लॉ वो भी मोशन का, थर्ड लॉ वो भी मोशन का था, लेकिन जो फोर्थ लॉ है वो मोशन का नहीं बल्कि ग्रेविटेशन का है, ठीक है। और उस लॉ को बोला जाता है, बोलेंगे उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों यूनिवर्सल लगाया मैंने, क्योंकि वो जो लॉ है वो सिर्फ अर्थ पे या सिर्फ वो मून पे ना लगकर वो पूरे यूनिवर्स पे लगेगा। अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे लगेगा और यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं वहां पे भी लगेगा। यानी वो सन भी हो सकता है, वो मून भी हो सकता है, वो स्टार्स भी हो सकते हैं, वो कॉमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो अर्थ भी हो सकती है। इसलिए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। अंदर क्या नया है वो जानने की ट्राई करते हैं। every object of the universe, every object of the universe attract, क्या है attract to the other object, ठीक है। every object in universe attract to the other object, ये देखना अट्रैक्ट वाला ना, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब होगा फोर्स, अट्रैक्शन करना यानी फोर्स लगाना ना, ठीक है। चलो दिस फोर्स, कौन सी फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सी? ये अट्रैक्शन वाली। दिस फोर्स इज directly, this force is directly proportional, this force is directly proportional the product भाई किसका product of their masses। यहां ये जो फोर्स है, ये फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट का, ये जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उस पर डिपेंडेबल है यार, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंडेबल है, ठीक है। मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको कैसे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ भी तो, एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, एंड inversely proportional the square of distance, the square of the distance between them। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंडेबल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे भी डिपेंडेबल है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना आप लोग, समझना। मान लो ये मेरे पास एक मास है, ठीक है ना। मास यानी ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट, ये मास है, मैंने मान लिया इसका m1, इसका मास कितना मैंने मान लिया m2, इसको मैंने नाम दे दिया d और इसको नाम दे दिया p, ठीक है। हो गया क्या? सब कुछ क्लियर है? यस, m1 और m2 हो गया, d और p हो गया। अब मैंने बोला यार इसका फोर्स लगेगा, फोर्स जो है वो दोनों मास का प्रोडक्ट है, हो गया। और जो फोर्स है वो इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। अच्छा जी, मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, लिख दिया मैंने। बट यार फोर्स लगेगी कैसे, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कि फोर्स कहां से लगेगी। भाई फोर्स कहां से लगेगी? यानी ये वाला है इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, यानी ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है ना। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मुझे। लो डिस्टेंस निकाल लिया, ये इसका, ये है c1,
ये सेंटर C2 और इसके बीच का डिस्टेंस है D। ओके, हो गया। अब कुछ और इसमें बाकी है, कुछ और बाकी है। हाँ जी, बाकी है। इसमें क्या बाकी है कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? भाई डायरेक्शन भी तो होगी फोर्स की, कौन सी होगी? जो डायरेक्शन होगी ना वो अलोंग लाइन, दिख रहा है, सेंटर टू सेंटर। क्या? सेंटर टू सेंटर, यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन सेंटर से सेंटर, यानी ये वाली लाइन पे, यानी जो फोर्स कर रहा है, देखो यहां से ये इस और ऐसे ये इसको खींच रहा है, ऐसे ये इसको खींच रहा है, ऐसे सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, क्लियर? यानी हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखा भाई? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डेफिनेशन बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन याद कैसे? ये देखना, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, दिस फोर्स is directly proportional, देखो directly proportional to the product of their mass, product of their mass, product of their mass, and inversely proportional, inversely proportional the square of the distance, is a distance square of the distance, but inversely proportional, square of the distance but inversely proportional. Okay, and the direction of force, direction of force along with line to joining the center, the force, the direction of force is along a line, the direction of force की डायरेक्शन कौन सी भाई? फोर्स की डायरेक्शन ये रही, C1 से C2, और एक स्ट्रेट लाइन कहां से जॉइन करेंगे? लाइन सेंटर टू सेंटर। यानी जो यूनिवर्सल लॉ है वो ये कहता है कि यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो मास है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी m1 m2 का, वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैसे। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है आप लोगों को दो ऑब्जेक्ट, ओके, ये ब्लैक और ये ग्रीन, क्लियर? अब समझते हैं यार, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे 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 दिख रहा है, ऐसे ये दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे, क्लियर है ना? ठीक, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब क्या इसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा? यार लगेगा। मेरा जो यूनिवर्सल लॉ है वो बोलता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे ही लगाएंगे। यानी ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, बट फिर वो फोर्स कितना होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, यानी उनका प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन याद रखना क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे फोर्स घटेगा। यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे डिस्टेंस को, तो फोर्स रिड्यूस यानी कि डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे मास को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, प्रूफ करना है ना हमें, ठीक है, प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला कैसे लाएंगे, किसने फाइंड किया, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, और समझेंगे कि ग्रेविटेशन, अगर मेरे पास भी ग्रेविटेशन है, इस मार्कर के पास अगर ग्रेविटेशन है, तो यानी मेरा फोर्स इस पे लग रहा है, ये मार्कर का फोर्स मेरे पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्कर मेरे पास अपने आप क्यों नहीं आती है ना, ऐसे बुलाऊं आजा आजा, तो आ जानी चाहिए मेरे पास में, लेकिन नहीं आ रही है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वो नीचे ही जाएगी। फिर दूसरा भी एक क्वेश्चन है भाई, अगर मैं इस मोबाइल को देख रहा हूं जहां से वीडियो शूट हो रहा है, तो उसको भी बुलाऊंगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगाओ तो आ जाना चाहिए मेरे पास में, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जो न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
की थ्योरी दी है वो कैसे वर्क करती है। अब हमें देखना है कि मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला क्या है और वो रियल में क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर ले रहे हैं दो ऑब्जेक्ट जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, इसका मान लो d है और ये मेरा p है। इसका हमने मास कंसीडर ले लिया m1 और ये है मेरा मास m2। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था जो फोर्स है वो दोनों मास का प्रोडक्ट जितनी होगी, यानी कुछ ऐसे। क्लियर? और डिस्टेंस का स्क्वायर बट इनवर्सली। और मैंने ये भी बोला था जो फोर्स लगेगी वो सेंटर टू सेंटर, यानी कुछ ऐसे। ओके, ये मास m1, इसका मास m2, ये ऑब्जेक्ट d है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट p है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास रेडी हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them, that means F proportional 1 upon d square। ओके, मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि A ऑब्जेक्ट जो D है वो फोर्स लगाएगा P पे, यानी उसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। ठीक है, और P भी फोर्स लगाएगा D पे और उसको भी वो अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक फोर्स नहीं है, यहाँ पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। यानी एक फोर्स जो D से P पे लग रहा है और दूसरा वाला फोर्स जो P से D पे लग रहा है। ठीक है, यानी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, F फोर्स किस पे लग रहा है, P पे। कौन लगा रहा है, D, यानी F P D। और दूसरा वाला फोर्स लगेगा F D पे लगेगा और उस पे कौन लगाएगा, P पे। ठीक है, एक्टिंग ऑन फोर्स D ड्यू टू P एंड एक्टिंग ऑन फोर्स P ड्यू टू D, एंड बोथ आर सेम because of Newton's third law, action and reaction are always equal and opposite direction। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा माइनस या ये वाला माइनस। लेकिन अगर जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सेम। यानी जो माइनस की साइन है वो तो सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होगा, सेम। क्लियर? सो एफ पी डी लो या एफ डी पी लो, इसकी जगह मैं क्या लूंगा, एफ, बिकॉज ऑफ एफ तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 upon d square। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को मैं मर्ज कर दूंगा तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, m1 m2 upon d square। क्लियर? चलिए, m1 m2 upon d square, यहां पे अभी भी प्रोपोर्शनल की साइन है। ठीक है, प्रोपोर्शनल की साइन को अगर मुझे निकालना है, हटाना है, तो यहां पे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल की साइन को मैं यहां से हटा रहा हूं और एक कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, जिसका नाम है g। क्या नाम है उसका, g। g क्या है, g क्या है, g को मैं यहां पे क्या बोलूंगा, एक कांस्टेंट है, बट उस कांस्टेंट का नाम है, वो नाम क्या है, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बोलूंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसका कांस्टेंट है। ओके, क्लियर? F is equal to G m1 m2 upon d square। चलिए, अगर मुझे अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यार, मुझे वैल्यू फाइंड करनी G की ना, G की फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, G
इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या है यहाँ पे 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी d किससे मल्टीप्लाई होगा, d किससे मल्टीप्लाई होगा, f से, और जो m1 m2 है वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। चलिए यानी f का फॉर्मूला क्या हो गया, f का फॉर्मूला क्या हो गया, fd स्क्वायर अपॉन m1 m2, fd स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके क्लियर। चलो अब इसका क्या फाइंड करें हम लोग, SI यूनिट। क्या फाइंड करना है इसका, SI यूनिट। चलिए फोर्स का SI यूनिट सबको पता है, क्या होगा फोर्स का SI यूनिट, न्यूटन। क्लियर। d यानी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो सबको पता है, डिस्टेंस किसमें मेजर होगा, देखिए डिस्टेंस मेजर होगा मीटर में, बट यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी, क्योंकि मास है, ये भी मास है, ये भी केजी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये किसका ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, जी का। अब जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 पावर, ये जी की वैल्यू है। ठीक है, और ये जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड किया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके।